करंट अफेयर का क्लास हो गया ना सभी? और कुछ रह गया क्या? यस सर, हो गया। ओके, सो स्टार्टिंग विद द प्रियम्बल. देखो, प्रियम्बल एक बार आप पूरा एक बार देख लेना कि प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है. या लिख तो नहीं पाएंगे. ओके. प्रियम्बल के जो कंपोनेंट कौन कौन से वो हम लोग लिख लेते हैं. कंपोनेंट ऑफ प्रियम्बल. तो फर्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ पावर. संविधान को सोर्स ऑफ पावर, शक्ति कहाँ से मिली है, जो प्रियम्बल में बात की गई है. द सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज व्हेन यू रीड द प्रियम्बल, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है द पीपल ऑफ इंडिया. पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ पावर. हमारे संविधान का नेचर किस प्रकार का है. बेसिकली जो प्रियम्बल है वो बताता है पूरे संविधान के बारे में. ओके. जैसे बुक आप ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में ही बुक के बारे में चैप्टर वगैरह लिखे होते हैं, उसमें कौन सा चैप्टर में क्या लिखा है. तो इसी प्रकार से ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है संविधान की, तो प्रियम्बल आप पढ़ सकते हैं. उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि संविधान के अंदर क्या क्या है, किस टाइप का नेचर है संविधान का, सोर्स ऑफ पावर क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो सब चीज़ प्रियम्बल से समझ में आता है. तो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की जो प्रकृति है, नेचर किस प्रकार का है. दैट इज सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. क्लियर. सोवरेन का मतलब क्या होता है कि भारत पे किसी भी बाहरी शक्ति का, मतलब बाहर और दूसरी कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकती इंडिया को, या कोई भी डिसीजन इंडिया लेता है, कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी कांट इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ इंडिया. ओके. तो बाहरी कंट्रोल से बाहर है इंडिया, कोई बाहरी कंट्रोल नहीं कर सकता है. दैट इज सोवरेन. नेक्स्ट है सेकुलर. सेकुलर का मतलब क्या होता है. सेकुलर का मतलब यहाँ पर हमारे संविधान में ये है कि इंडिया का कोई, द स्टेट डोंट हैव एनी रिलीजन, मतलब नेशनल रिलीजन नहीं है, लेकिन सभी रिलीजन, ऑल द रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ स्टेट. देश की नज़र में, संविधान की नज़र में सभी के सभी रिलीजन बराबर हैं, और देश का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. दैट इज अ सेकुलर. नेक्स्ट डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जो सरकार है जो चुनी जाती है, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द विल ऑफ पीपल. लोग वोट देते हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट बनती है, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव तय होते हैं. एंड रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब हुआ कि जो हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट, दैट इज इलेक्टेड बाई पीपल. तो ये नेचर को दिखाते हैं हमारे भारतीय संविधान के. एंड व्हाट इज द डेट व्हेन दी अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड. किस डेट को इनेक्ट हुआ, किस डेट को अडॉप्ट हुआ. एनीबडी. 26 नवंबर 1949. ओके. तो ये सभी आपके कंपोनेंट हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. और प्रियम्बल को बी आर अम्बेडकर के द्वारा क्या बोला गया. आत्मा। ये द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. प्रियम्बल जो है हमारे भारतीय संविधान का आत्मा है. ओके. और एक टर्म और बोलते हैं, दैट इज गिवन बाय दी वन ऑफ द प्रोमिनेंट जूरिस्ट, जिनका नाम था N.A.
फाल्कीवाला, इन्होंने टर्म दी प्रियम्बल को एज ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का आइडेंटिटी कार्ड होता है उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति का अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उससे उसके बारे में पता चलता है। कोई एम्प्लॉय है तो उसको जो आईडी कार्ड होगा उसमें लिखा होगा कि कौन सी कंपनी में काम करता है, कब से काम कर रहा है, नाम क्या है, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब लिखी होती है। इसी प्रकार से प्रियम्बल आप पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा संविधान के बारे में। नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल फीचर ऑफ प्रियम्बल? जो हम लोग अभी डिस्कस किए वही है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ओके, इसमें जो सोशलिस्ट है इसको ऐड किया गया बाद में, विच इज एडेड थ्रू दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ओके, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या उसकी बात करें सोशलिस्ट टर्म की, तो जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ओके, दैट इज नॉट अ टोटली कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। जो मार्क्स का सोशलिज्म है वो पूर्ण रूप से नहीं है, हमारा मिक्स है, डेमोक्रेटिक है, जिसमें गांधीयन फिलॉसफी पे आधारित है कि हमको क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, देश में किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी, लेकिन दैट इज थ्रू दी पीसफुल मीन्स, शांतिमय तरीके से। जबकि कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म है वो बात करता है कि वी कैन क्रिएट द क्लासलेस सोसाइटी थ्रू दी रिवोल्यूशन, क्रांति के माध्यम से। सो दिस इज द मिक्स्ड और वी कैन से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्लियर। दूसरी टर्म दी गई है सेकुलर। सेकुलर भी 42nd अमेंडमेंट में आपको ऐड किया गया 1976 के अंदर। सेकुलर का मतलब यहाँ पर ये है कि दैट इज आल्सो गांधी फिलोसफी पे आधारित है, सर्वधर्म संभाव। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर संविधान को देखें तो ऐसा नहीं है कि उसका संविधान में कोई रिलीजन की बात की गई डायरेक्टली कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं होगा, बट जितने रिलीजन होंगे ऑल विल बी रिस्पेक्टेड। कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, उसको मान सकता है, फॉलो कर सकता है। सो इंडिया इज नॉट अ नॉन रिलीजियस कंट्री और एंटी रिलीजियस कंट्री। सो दिस इज द सेकुलरिज्म। ओके, वैसे सेकुलरिज्म जो है वेस्टर्न कंसेप्ट अलग है। वेस्टर्न कंसेप्ट बात करता है कि जो स्टेट है और जो धर्म है, रिलीजन है, बोथ आर सेपरेट। सरकार उसमें किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करती रिलीजन में, ठीक है। वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, जो इसी वजह से अम्बेडकर ने ऐड नहीं किया था स्टार्टिंग में हमारी प्रियम्बल के अंदर, बाद में ऐड किया गया, क्योंकि वो जो वेस्टर्न कंसेप्ट था वो टोटली डिफरेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं काम करेगा। वो इंडिया में जो है स्टेट इंटरफेयर करती है इन केस ऑफ द इशू ऑफ द पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी की बात हो या किस प्रकार किसी के अधिकारों को लेकर के हो, तो इनके ऐसे केस में सरकार भी इंटरफेयर करती है रिलीजन में। जैसे बहुत सारे केस रिलीजियस केस जो है सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार इंटरवीन करती है, बट इन अ वेरी स्पेसिफिक केसेस। अदरवाइज देर इज़ नो डायरेक्ट रिलीजन ऑफ इंडिया। कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, ना ही वो एंटी रिलीजन है, ना ही तो ये हो गया आपका सेकुलरिज्म। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द preamble. Objective of the preamble जैसे justice, liberty, equality and fraternity।
ओके, तो जो आइडिया है जस्टिस का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये कहाँ से लिया गया? दैट इज टेकन फ्रॉम दी यूएसएसआर। रूस। जस्टिस का मतलब यहाँ पर क्या है? जस्टिस सभी प्रकार की, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, ताकि समाज के अंदर एक ऑर्डर मेंटेन रहे, समाज सोसाइटी जो हारमोनी में रहे, उस जस्टिस को इंश्योर करना है सभी को। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी। व्यक्ति कुछ भी जो है उसको, जो भी उसके विचार हैं वो एक्सप्रेस कर सकता है, उसको अधिकार है, फ्रीडम है, एक्सप्रेस कर सकता है। बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, किसी भी रिलीजन को वर्शिप कर सकता है, फेथ जो भी उसका फेथ है उसमें उसमें किसी प्रकार से सरकार, गवर्नमेंट किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करेगी। दैट इज़ द लिबर्टी। नेक्स्ट, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर, बिफोर लॉ एवरीबडी इक्वल, इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज, सबको बराबर मौका मिलेगा, कानून की नज़र में सब बराबर। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड अमंग द पीपल। देश को अगर यूनाइट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो ये जो ब्रदरहुड की भावना है होना चाहिए लोगों के बीच में। किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा झगड़े इस प्रकार के नहीं होने चाहिए, अलग अलग विचार देश को लेकर के। तो अगर ब्रदरहुड की भावना है, सब कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं यूनिटी और इंटीग्रिटी को हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं विद इन दी कंट्री। तो फ्रेटर्निटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अच्छा, लिबर्टी भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पॉजिटिव लिबर्टी, एक होती है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि इसमें सरकार किसी प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं करती है, नेगेटिव लिबर्टी है। देयर इज नो रेस्ट्रेंट। ओके, पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यक्ति। एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको पढ़ाई करनी है तो आपके लिए स्कूल बनाए गए हैं, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्टेडियम हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, तो आप ओलंपिक में या कोई भी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं। बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सरकार के द्वारा दी जाती हैं। तो मतलब व्यक्ति अपना पोटेंशियल पूर्ण रूप से उसको एक्सप्लोर कर सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। क्लियर? यस सर। ओके, सो जो प्रियम्बल है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, प्रियम्बल और डीपीएसपी बोथ आर नॉन जस्टिसिएबल। मतलब ये है कि इसको आप जैसे कोर्ट के द्वारा इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे फंडामेंटल राइट होते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं, अगर उसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन जैसे आपकी डीपीएसपी है या प्रियम्बल है, ये नॉन जस्टिसेबल है, और फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं। ओके, दैट कैन बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति के जो भी अधिकार हैं उसको मिले, फंडामेंटल राइट बेसिकली। और प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की। कितने फंडामेंटल राइट हैं अभी? प्रेजेंट टाइम में कितने फंडामेंटल राइट्स? 6। ओके, पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक।
दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 22 हो गए, 23, 24। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, कोई भी रिलीजन को आप प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, 25 से 28। कल्चरल एंड द एजुकेशन राइट, ये दिए जाते हैं माइनॉरिटीज़ को कि दे कैन प्रिजर्व देयर कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, भाषा एंड ऑल। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32। जो आर्टिकल 31 था 31, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको हटा, यहाँ से हट गया है वो। ओके, नाउ दैट इज इन दी 300A थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट 1978। तो ये प्रेजेंट टाइम में 6 है, पहले स्टार्टिंग में 7 थे, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये करके देखते हैं सभी फंडामेंटल राइट। यही देख सकते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है कि कानून की नज़र में सब बराबर, गवर्नमेंट किसी प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं करती है बेस्ड ऑन द रिलीजन, रीजन या सेक्स, बर्थ प्लेस, ज्योग्राफी, किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, उन दोनों के द्वारा एक ही प्रकार का क्राइम किया गया है, तो उस दोनों को दंड एक ही प्रकार से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का जेंडर अलग है या उसकी कास्ट अलग है या उसका रिलीजन अलग है तो उसके हिसाब से उसको दंड मिलेगा। एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली। ओके, या किसी भी अपॉर्चुनिटी केस में अगर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो दोनों को बराबर दी जाएगी उसके मेरिट के हिसाब से, ओके, ना कि उसके रिलीजन या कास्ट उसके बेसिस पे। ऑफ कोर्स उसमें अब रिजर्वेशन का प्रोविजन है तो वो अलग है, बट जनरली राइट टू इक्वालिटी आपका हाईलाइट करता है कि इक्वालिटी कानून के नज़र में बराबर। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि व्यक्ति के पास आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो कुछ भी बोल सकता है। कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं है कि जो देश के अगेंस्ट में हो, बट जनरली जो भी उसके पास आज़ादी है, क्रिटिसाइज़ कर सकता है सरकार को, गवर्नमेंट को, किसी भी व्यक्ति को, इस तरीके से। नेक्स्ट है असेंबली, एकत्रित होने का अधिकार, ग्रुप बनाने का अधिकार। ओके, अगेन जो असेंबली वाला जो राइट है वो बाद में जैसे इमरजेंसी के दौरान उसको हटा दिया जाता है, किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो कुछ समय के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। राइट टू मूवमेंट, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, देश के अंदर कहीं पर भी रह सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, आपका दिल करे कोई भी प्रोफेशन, चाहे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, कोई भी। वन सेकेंड। सो दैट इज द राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता। ऑल दीज आर द फ्रीडम्स लाइक स्पीच, मूवमेंट और असेंबली के प्रोफेशन। बट ऑफकोर्स इसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फॉर द पब्लिक ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24, जैसे कि फोर्स लेबर, इसमें चाइल्ड लेबर भी आ जाता है कि जोर जबरदस्ती बंधुआ मजदूर काम कराना किसी व्यक्ति से या किसी बच्चे को भी, दैट इज प्रोहिबिटेड। ओके, उससे प्रोटेक्ट किया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी व्यक्ति को बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो वो भी
रोका गया है, उससे प्रोटेक्ट किया गया है। ओके, तो कोई भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती करके काम नहीं कराया जा सकता, उसकी जो विल है उसके अगेंस्ट में जा करके। अगर किसी के मन नहीं है, स्वेच्छा नहीं है, तो वो नहीं काम करेगा, तो नहीं करना, उसको फोर्स नहीं कर सकते किसी तरीके से भी। ओके, जैसे कि आर्टिकल 23 है, तो 23 की बात करें, 24 की बात करें, तो 23 बात करता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग। लोगों को बेचना या खरीदना या उनसे जोर जबरदस्ती काम कराना, स्लेवरी कराना, बॉन्डेड लेबर जिसको बोलते हैं, किसी व्यक्ति को फोर्सफुली काम कराते हैं, तो दैट इज़ प्रोहिबिटेड, दैट इज़ इलीगल। ओके, इवन जो मिनिमम वेजेस होती हैं उससे कम पैसे दे करके भी आप किसी से भी काम कराया जाता है, तो वो भी आपका इसी आर्टिकल 23 में आता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए मिनिमम वेज 500 रुपये है और उससे 200 रुपये दिया जा रहा है, उसे काम कराया जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ज़रूरत है पैसे की, ब्रेड एंड बटर कमाना है, जीवन कैसे यापन करेगा वो, तो उसको काम कर लेता है। लेकिन वो भी आपका इसी में आता है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग 23 के अंदर, कि जो मिनिमम वेज है उसको उतना मिलना चाहिए, उससे कम में काम नहीं कराना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग जो है कम पैसा दे करके काम करा रहे होते हैं, तो वो भी दैट इज़ आल्सो एक्सप्लॉयटेशन काइंड ऑफ। नेक्स्ट है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दी फैक्ट्रीज। जहाँ पर भी एक ऐसी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग है, वहाँ पर बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है, या जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है तो उनको फैक्ट्री वगैरह में, माइंस में, या कोई भी हेजर्डस प्लेस पर काम नहीं कराया जा सकता है। देयर इज आर्टिकल अंडर 24। 23 24 में क्लियरिटी है। 24 बात करता है बच्चों के बारे में कि जिनकी उम्र कम है, दे शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क, जैसे माइनिंग है या फैक्ट्री है, कोई भी जगह जो कि बहुत हैजर्डस प्लेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें। नेक्स्ट कल्चरल एंड द एजुकेशन राइट। क्या होता है बताइए। अच्छा, फिर ये तो रह गया ना, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, कौन सा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी अपने भी, अपने हाँ, किसी भी रिलीजन को चूज कर सकता है, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है। गवर्नमेंट उसमें किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकती है। एनीबडी कैन फॉलो एनी रिलीजन और एनीबडी फॉलो नॉट एनी रिलीजन, मतलब किसी भी रिलीजन को आप ना फॉलो करें तो भी कोई बात नहीं, या फॉलो कर सकते हैं उसको तो भी कोई बात नहीं। तो गवर्नमेंट उसमें किसी प्रकार से फोर्स नहीं कर सकती किसी व्यक्ति को कि आपको इसी प्रकार का ही रिलीजन को प्रैक्टिस करना है। दैट इज़ अ फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चरल एंड द एजुकेशन राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट क्या होता है? लोकल कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो आदमी अपने कल्चर में रह सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरी सोसाइटी कल्चर, एक कल्चर में रहना है सब, तो अपने अपने कल्चर की स्वतंत्रता है और एजुकेशन की स्वतंत्रता अपने है। कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिकल 29, 23 के अंदर, 29 और 30 के अंदर, कि जैसे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो उनकी संख्या बहुत कम होती है, तो उनकी अपनी एक भाषा है, अपना कल्चर है, तो उसको वो कंजर्व कर सकते हैं, उसका अधिकार दिया जाता है आर्टिकल 29 30 के अंदर, कि उसको प्रमोट करने के लिए वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जिसमें जिसके माध्यम से वो अपने कल्चर को पढ़ा सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को, बच्चों को, ताकि उनका कल्चर, उनकी भाषा, उनके ट्रेडिशंस वो सब कंजर्व रहें, प्रिजर्व रहें फ्यूचर के लिए, आगे उसको पढ़ाना, सो दे कैन ओपन द इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स वगैरह। तो वही है कल्चरल एंड द एजुकेशन राइट। ओके, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी है तो अपना उनका खुद का स्कूल हो सकता है जहाँ पर वो अपनी भाषा में पढ़ाएंगे, अपने ट्रेडिशंस को सिखाएंगे बच्चों को। ओके, ताकि कल्चर उनका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अच्छा हो गया, कौन सा बच्चा है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी का मतलब क्या होता है? ये वो अधिकार देती है कि आदमी अपनी समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। हाँ, जो भी सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए ये आर्टिकल बात करता है।
मतलब गारंटी देता है कि किसी भी इंडिविजुअल के जो भी फंडामेंटल राइट है उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली, अगर वो फंडामेंटल राइट को एंजॉय नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। क्लियर? तो ये आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 के अंदर ही आपका आता है जो रिट्स हैं उसको समझते हैं। 26 व्हाट इज रिट्स? बताइए। ये अधिकार देती है कि आप किसी के अगेंस्ट जो भी है, ये 5 प्रकार के रिट हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया गया लीगली, तो पिटीशन फाइल कर देते हैं उनके फैमिली वाले उस व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 32 जो मैं बात कर रहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, ताकि उसको रिलीज किया जाए। तो इसी प्रकार से जो रिट्स हैं, ये रिट्स के माध्यम से जो है जुडिशल ऑर्डर इशू किया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, ताकि व्यक्ति के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट हैं, वो वायलेट ना हो, वो प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स हो और लीगल एक्शन लिया जा सके। और जो भी लीगल वायलेशन हो रहा है तो उसको हम एड्रेस कर पाएँ, उसलिए रिट्स को जारी किया जाता है। तो 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। पहला है हैविस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस। अच्छा, रिट्स जो है जारी की जाती है कोर्ट के द्वारा, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अधिकार है अंडर आर्टिकल 32। इसके अलावा हाई कोर्ट वो रिट जारी करता है अंडर आर्टिकल 266 266। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। पहला है हैबस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिजन, फोर्थ नंबर सर्टेलरी, सरसरी, नेक्स्ट है क्यू वारंटो। हैबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी, हैव द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी इन फ्रंट द कोर्ट। ओके, जैसे किसी व्यक्ति को अगर डिटेन कर दिया गया अनलॉफुल तरीके से, पुलिस उसको ले गई है, ठीक है, तो फैमिली वाले उसके ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, और इस थ्रू दिस रिट जो है कोर्ट आदेश देता है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी, जो व्यक्ति है उसको रिलीज किया जाए। ओके, अगर किसी को इलीगल तरीके से मतलब उसको अरेस्ट कर दिया जाता है तो। ओके, दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? और इसके बाद इसमें ये कभी देखो, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऐसा है कि पुलिस वाले जो है रिलीज़ कर देते हैं डायरेक्टली, और एक लेटर बना करके डायरेक्टली भेज देते हैं कोर्ट को। मतलब ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति को पुलिस वाले लेके जाएं कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने। कभी कभी डायरेक्टली ऐसा करते हैं कि व्यक्ति को छोड़ देते हैं और एक लेटर लिख करके कोर्ट भेज देते हैं। तो एक वो तरीका होता है, डायरेक्टली आप उसको ले जा सकते हैं। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या है? बी ऑर्डर और वी कमांड। ओके, इसका मतलब क्या होता है मैंडेमस? बताइए। द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को नीचे कोर्ट को ऑर्डर देता है कि मतलब कोई भी अगेंस्ट सही राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको सही से निर्णय नहीं दिया जाए। नहीं नहीं, ये नहीं है। मतलब ये है, ठीक है, लोअर कोर्ट को दे सकते हैं। बेसिकली जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट में इशू किया जाता है। ओके, पब्लिक अथॉरिटी मतलब इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर को छोड़ के, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को छोड़ करके, ताकि जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, ओके, उनकी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करें। ओके,
ओके, जो कि लॉ में लिखा हुआ है, जो भी उनका काम है उसको करना। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस जाते हैं, उस ऑफिस में आपको कुछ काम है, लाइसेंस वगैरह बनवाना है, और जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर वो मना कर दें कि भाई हम नहीं बनाएंगे आपका ये लाइसेंस, ओके, इवन यू क्वालिफाइड फॉर दैट लाइसेंस, आपका जो एप्लीकेशन है आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया उसको, उसके बाद आपके पास वैलिड रीजन है कि आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए या वो जो भी लाइसेंस चाहिए, अगर ऐसा जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है नहीं प्रोवाइड करती है आपको, तो फिर आप थ्रू दिस मैंडेमस जो है रिट जारी की जा सकती है टू दी कंपिटेंट अथॉरिटी, और उनसे पूछा जा सकता है कि आपकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी करिए, और जो भी आपका काम है जैसे कि लाइसेंस जारी करना, तो वो जारी करिए। दैट इज़ द मैंडेमस, बी ऑर्डर बी कमांड टू परफॉर्म द ड्यूटी दैट दे आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ और द अथॉरिटी। नेक्स्ट है, अब ये जो है एक्सेप्ट दी गवर्नर और प्रेसिडेंट, बाकी सबके अगेंस्ट में जारी कर सकते हैं। प्रोहिबिजन, प्रोहिबिजन का मतलब क्या होता है? ये हम लोग डिस्कस किए हैं आई थिंक 2-3 बार, बताइए क्या होता है प्रोविज़न? ये है सर सेम हायर अथॉरिटी के द्वारा कोर्ट को इशू किया जाता है, ओके, हायर हाई कोर्ट कोर्ट के को। द्वारा लोअर कोर्ट को इश्यू किया जाता है, जो भी जुडिशियल कॉज जुडिशियल बॉडी है, ट्रिब्यूनल है उसको। अगर जो लोअर कोर्ट किसी ऐसे केस को देख रहा है या उसकी हियरिंग कर रहा है जो कि उसके जुडिक्शन के बाहर का है, दैट इज समथिंग विच इज आउट ऑफ जुडिक्शन, ओके, देन जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को थ्रू दी प्रोहिबिजन रिट जारी कर सकता है टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं उसके द्वारा उसको रोकना विद इन द केस, जो केस है दैट इज द प्रोहिबिजन, उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है सर्टररी, देखो ये जो है ये होता है रनिंग केस में, जब केस चल रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ससुरारी, इसका मतलब क्या होता है? बोलिए, दोनों कनेक्टेड हैं, थोड़ा सा अंतर है बस। इसमें भी लोअर कोर्ट के जारी किया जाता है वही मीन में। देखिए इसमें ये होता है कि जब लोअर कोर्ट उसका जो जुरिडिक्शन है उससे एक्सीड करेगा, या उसके द्वारा जो जजमेंट दिया गया है उसकी वजह से अगर ऐसा लगता है व्यक्ति को जिसका केस है कि दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंश्योर नहीं हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब होता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि शायद उसका केस जो है वो हार गया है, बिकॉज शायद सही नहीं है, उसका जजमेंट सही नहीं मिला उसको कोर्ट के माध्यम से। तो अगर उसको ऐसा फील हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेटेड हो रहा है, तो फिर वो अपर कोर्ट में जा सकता है, और वहाँ से फिर ये रेट जारी की जाती है कि है अगर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सा कई बार जो हाई कोर्ट है वहाँ केस लड़ रहे होते हैं लोग और वहाँ हार जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो नेशनल जस्टिस है प्रिंसिपल वो इंश्योर नहीं हुआ है, वायलेट हुआ है, तो हैव टू अप्रोच दी हायर कोर्ट, तो वो आपका सेशनरी में आता है। ओके, या तो सिंपल है कि अगर ऐसा कोई वर्डिक्ट दिया है जो कि उनके जुरिडिक्शन में नहीं था और उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया लोअर कोर्ट के द्वारा, तो भी आपका ससुरारी के थ्रू जारी की जाएगी। या फिर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसको न्याय नहीं मिला है, दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो फिर वो हायर कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट है क्यूबरंटो, क्यूबरंटो का मतलब क्या है? मीन्स व्हाट, मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप उस पर्टिकुलर पोजीशन में बैठे हुए हैं या उसको ग्रहण किए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है किसी पोजीशन को, तो उसको जो है इंश्योर करना होगा कि किस अथॉरिटी से आप पोजीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट जॉब जैसे कि मान लीजिए प्रोफेसर है या डॉक्टर है, इंजीनियर, कुछ भी सरकारी पोजीशन पे है, ओके, अगर वो गलत तरीके से वहाँ पर पहुँच गया है, उसको बैठाया गया है कैसे भी करी तरीके से, तो उसको अगेंस्ट में क्यू वारंटो जारी किया जा सकता है कि
पूछा जा सकता है कि आपकी क्या अथॉरिटी है कि आप उस पोजीशन पे होल्ड करते हैं, आपकी नॉलेज, आपकी जो क्वालिफिकेशन दिखाइए। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी के द्वारा, जैसे कि स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर के द्वारा या किसी बड़ी अथॉरिटी के द्वारा, इवन इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो, किसी को किसी पद पे बैठा दिया जाए और वो क्वालिफाई नहीं करता है उस पद को, ठीक है, तो अगर पता चल जाए तो लोग इसके अगेंस्ट में भी क्यू वारंटों के माध्यम से रिट जारी करा सकते हैं और पूछ सकते हैं उस व्यक्ति से कि आप किस अथॉरिटी से इस पे बैठे हैं, इस पद पे। एक नॉर्मल बेस पे उसको समझ सकते हैं, गांव का डॉक्टर रहता है, उसको डिग्री नहीं की है बट वो इलाज कर रहा है, तो उसका जारी किया जा सकता है, नहीं सर? वो बेसिकली जनरली क्लेम कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी पे। पब्लिक अथॉरिटी मतलब जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड हो, जो पब्लिक ऑफिस में हो, वो तो एक यस सर। इलीगल तरीका हो गया कि जैसे कि जो डॉक्टर बन गया है, झोला छाप जो भी है, उसके पास डिग्री नहीं है, तो वो बट वो पब्लिक अथॉरिटी पर नहीं बैठा है ना, वो अपना क्लिनिक चला रहा है, तो वो एक इलीगल तरीके से चला रहा है, उसके लिए अलग से वो सिंपल केस बन जाएगा। बट अगर कोई सरकारी मुलाजिम है और प्रोफेसर है, डॉक्टर है, या किसी बड़ी पोजीशन में बैठा हुआ है, सिविल सर्वेंट है, और उसको बैठा दिया गया ऐसे ही बिना क्वालिफिकेशन, बिना एग्ज़ाम दिए डायरेक्टली वहाँ पहुँच गया है, तो उसके अगेंस्ट में क्यू वारंटो जारी कर सकते हैं कि आपकी क्या अथॉरिटी है कि आप इस ऑफिस को होल्ड किए हैं। यस सर, यस सर। क्लियर। नेक्स्ट डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज मेंशन इन द पार्ट 4th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कवरिंग फ्रॉम आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, डीपीएसपी का काम क्या है? दीज आर काइंड ऑफ प्रिंसिपल गाइडलाइंस, गाइड करना गवर्नमेंट को। ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो सरकार को गाइड करती हैं। ओके, कि सरकार जब भी कोई लॉ बनाए, कोई कानून बनाए, या कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है सरकार के द्वारा, कोई पॉलिसी बनाई जाती है, ओके, तो इस तरीके के लॉ बनना चाहिए, ऐसी पॉलिसी, ऐसे प्रोग्राम बनना चाहिए जो कि इक्विटेबल सोसाइटी को प्रमोट करें, मतलब सबके लिए बराबर हो, जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओके, दीज आर दी, और जो आपके प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होते हैं या गाइडेंस दिया जाता है सरकार को, ये जो है लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते। जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, ये केवल गाइडलाइंस हैं कि ऐसा करना चाहिए सरकार को, वो करे ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन जनरली जो डीपीएस पे होते हैं वो सरकार को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, सो दैट कि एक सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर सोसाइटी में रहे, बराबर सोसाइटी में सबको ट्रीट किया जाए। ऐसे कोई लॉ मत बना देना ताकि वो किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहा हो बेस्ड ऑन द जेंडर, बेस्ड ऑन द कास्ट और रिलीजन। तो ये गाइडलाइंस दी जाती हैं डीपीएसपी के द्वारा, एंड दैट आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। इट्स अप टू गवर्नमेंट कि उसको माने या ना माने। क्लियर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो है एग्जाम में आते हैं। एक तो है एब्सोल्यूट राइट, दूसरा है लिमिटेड राइट, क्वालिफाइड राइट और अनक्वालिफाइड राइट। अनक्वालिफाइड वैसे कोई राइट नहीं होता, मतलब बाकी सभी राइट जो होंगे वो अनक्वालिफाइड पे आ जाएंगे। ओके, बताइए क्या होता है एब्सोल्यूट राइट? एब्सोल्यूट राइट का मतलब होता है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, दैट कांट बी रेस्ट्रिक्टेड।
इन एनी सर्कमटेंसेस, किसी भी सर्कमटेंसेस में कुछ भी हो, चाहे इमरजेंसी लगा हो, चाहे युद्ध हो रहा हो देश के अंदर, या कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें इनको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट राइट। जैसे कि राइट अगेंस्ट टॉर्चर, किसी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, ये एब्सोल्यूट राइट है। ओके, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगी हो या कोई भी बुरे हालात हों, लेकिन व्यक्तियों को टॉर्चर नहीं कर सकते। ओके, या जैसे कि दूसरा हो गया कि राइट फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी नहीं कराई जा सकती किसी व्यक्ति से। और बुरा व्यवहार, डिग्रेडेड ट्रीटमेंट नहीं कर सकते किसी व्यक्ति का। ये कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो एब्सोल्यूट होते हैं, इनमें किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर। दैट इज़ एब्सोल्यूट राइट। दूसरे होते हैं लिमिटेड राइट। लिमिटेड राइट का मतलब होता है कि ये भी अधिकार है, दैट इज आल्सो प्रोटेक्टेड, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अंडर द लीगल कंडीशन। जैसे जीवन जीने का अधिकार सभी को है, राइट टू लाइफ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलत काम किया जाता है, बहुत हीनियस क्राइम किया जाता है, तो उसको डेथ पेनल्टी हो सकती है। फिर वहाँ पर व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि हमको जीवन जीने का अधिकार है। मतलब दीज राइट आल्सो प्रोटेक्टेड, बट इन सम सर्कमस्टेंसेस देयर इज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, स्पेशली इन द लीगल कंडीशंस। ओके, अगर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया है कैपिटल पनिशमेंट, तो फिर वहाँ पर ये अधिकार जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे कि दूसरा अधिकार है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो ये भी रेस्ट्रिक्टेड होता है। अगर इमरजेंसी लगा हुआ है या कोई ऐसे सिचुएशन है देश के अंदर, तो आप फिर मूवमेंट नहीं कर सकते, इधर से उधर नहीं जा सकते, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते। वो ऐसे कुछ अधिकार होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब क्या है? क्वालिफाइड का मतलब ये होता है, देखो अगर इसको इसी से देखें लिमिटेड राइट से, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि ऐसे अधिकार जो रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सेफ्टी या मोरालिटी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, इन केसेस में जो है ऐसे अधिकार रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। जैसे आपको बोलने का अधिकार होता है, ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप कोई भी बात, अपनी बात रख सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि फिर इससे सोशल ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हो जाए। तो कोई भी वायलेंट स्पीच नहीं देना है, कोई हेट स्पीच नहीं देना है, नेशनल सिक्योरिटी को उस पर थ्रेटन नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में उसको बोलते हैं क्वालिफाइड की, मतलब आपके पास अधिकार है, लेकिन कुछ केसेस में रेस्ट्रिक्शन है जब बात होगी पब्लिक ऑर्डर की, पब्लिक इंटरेस्ट की, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है कि कोई, मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए क्वालिफाइड लिखा है, इसलिए उसको अनक्वालिफाइड भी लिख देते हैं। ये जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा का अधिकार है, ये आपका अनक्वालिफाइड राइट में आएगा। एवरीबडी कैन एन्जॉय, देयर इज़ नो रिक्वायर्ड कंडीशन टू एन्जॉय। शादी करने का अधिकार सभी को है, तो ये सब आएगा अनक्वालिफाइड में। एब्सोल्यूट राइट, लिमिटेड राइट और क्वालिफाइड राइट, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। और लिमिटेड राइट में और क्वालिफाइड राइट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया? ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ये होता है पब्लिक को देखते हुए, कि इन केस कि आपके पास अधिकार तो है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है फॉर द पब्लिक ऑर्डर। बोलिए। चारों क्लियर है कि नहीं, बताइए। हेलो। सर और एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। ठीक है, पहला हो गया एब्सोल्यूट राइट। इसका मतलब है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस अलाउ, किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, किसी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं किया जा सकता है,
उससे गलत ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, किसी व्यक्ति से भी स्लेवरी नहीं कराई जा सकती है, ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। ये हो गया एब्सोल्यूट राइट, ये किसी भी कंडीशन में आपको मिलेंगे हर व्यक्ति को, सिटीजन जो भी है। लिमिटेड राइट, लिमिटेड का मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्शंस होता है इन अ वेरी स्पेशल केसेस। जैसे फॉर एग्जांपल जीवन जीने का अधिकार सभी को है, राइट टू लाइफ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई हीनियस क्राइम करता है जिसमें कोर्ट के द्वारा उसको डेथ पेनल्टी दी जाती है, ठीक है, तो डेथ पेनल्टी तो उसको मिल गई, तो फिर तो वो एग्जीक्यूट होगी ना, क्योंकि कोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो वो रेस्ट्रिक्शन है। लिमिटेड मतलब होता है कि आपके पास अधिकार है, लेकिन इन सम केसेस वो अधिकार रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे इन अ वेरी सम इम्पॉर्टेंट सर्कमटेंसेस, जहाँ पर कोर्ट के द्वारा कुछ अगर बोला जा रहा है, कुछ वर्डिक्ट दिया जा रहा है, तो उस केस में फिर आपके जो अधिकार है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तीसरा है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड में जो अधिकार आपके रिस्ट्रिक्ट होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होते हैं, वो होते हैं बिकॉज ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, कि आपको बोलने का अधिकार तो है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे हेट्रेड क्रिएट हो समाज के अंदर। ओके, कोई वायलेंट स्पीच नहीं दे सकते आप। ओके, सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपनी बातों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे कि जो लीडर हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, अगर वो इस तरीके से कुछ भी बोलेंगे तो फिर तो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो वो क्वालिफाइड राइट कहलाता है कि अब आपके पास अधिकार है, लेकिन देयर इज अ रेस्ट्रिक्शंस फॉर द पब्लिक ऑर्डर, फॉर द सेफ्टी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट यू हैव द राइट टू स्पीच, और एक्सप्रेशन का अधिकार होता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन देयर सम रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट है अनक्वालिफाइड। इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं होती है, ये बस इसके साथ है, क्वालिफाइड के साथ अनक्वालिफाइड। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बोलिए। यस सर। अच्छा, नेगेटिव राइट क्या होता है, पॉजिटिव राइट क्या होता है? ऐसे कौन से अधिकार हैं, राइट्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, कौन से राइट्स हैं जो कि नेगेटिव हैं? देखिए, नेगेटिव राइट का मतलब होता है जहाँ पर सरकार इंटरवेन नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ऐसे अधिकार जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को, दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, उसको नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सरकार वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर पा रही, तो सरकार के हिसाब से वो उनके लिए ऐसे राइट हैं कि वो उन पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार है, वो आपका नेगेटिव राइट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर सर, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई 1 सेकंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ बोलना है सरकार के अगेंस्ट में, सरकार को क्रिटिसाइज़ करना है, तो आपके पास अधिकार है, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मतलब करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल बात करें नेगेटिव राइट में, तो ये गवर्नमेंट कुछ वहाँ कर नहीं सकती। व्यक्ति के पास अधिकार होता है, आज़ादी है, वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने विचारों को न्यूज़पेपर के माध्यम से, ऑडियो लिख करके, या सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल सकता है, कुछ बोल सकता है, ये उसके अधिकार हैं। तो ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं सरकार को कि वो वहाँ कुछ नहीं कर सकती है, मतलब सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट वहाँ पर इंटरवीन नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती किसी व्यक्ति को कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमारे खिलाफ। तो वो नेगेटिव राइट कहलाते हैं, जहाँ जो लोगों को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। दूसरे होते हैं पॉजिटिव राइट। पॉजिटिव राइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है, या सरकार, द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। जैसे कि शिक्षा, आपको एजुकेशन मिलेगी, ये आपका पॉजिटिव राइट है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें एजुकेशन राइट, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटी, यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, इसलिए पॉजिटिव राइट है। यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है, इसलिए नेगेटिव राइट है।
ओके, इन अ पॉजिटिव सेंस इसलिए पॉजिटिव राइट, या इन अ नेगेटिव सेंस इसलिए नेगेटिव राइट, क्योंकि यहाँ इंटरवीन करेगी मतलब वो चाहती है कि लोग ना बोलें, लोग उनको क्रिटिसाइज ना करें। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब लोगों के भले के लिए, एजुकेशन है, हेल्थ है, बाकी अदर फैसिलिटी है, राइट टू वर्क है, ये सब। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव राइट हो गया। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। दो टर्म और होती हैं, एक तो है आपका नॉन डेरोगेबल राइट, एक होता है डोरिगेबल राइट। डेरोगेबल राइट्स एक होते हैं सिंपल डेरोगेबल राइट्स। नॉन डेरोगेबल का मतलब क्या है? दैट कांट बी सस्पेंडेड और लिमिटेड। ओके, जिसको बात कर रहे थे हम एब्सोल्यूट राइट की। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, क्रूअल बिहेवियर, मतलब किसी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं किया जा सकता है या इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट में। ओके, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है, ये आपका नॉन डायरेगेबल राइट है, ये सस्पेंड नहीं हो सकते, लिमिटेड नहीं हो सकते। दूसरे होते हैं डायरेगेबल। डायरेगेबल का मतलब होता है जहाँ पर सस्पेंड, जिनको सस्पेंड किया जा सकता है, देयर इज अ काइंड ऑफ लिमिटेशंस इन अ वेरी स्पेसिफिक केसेस, जैसे इमरजेंसी लगी हुई है देश के अंदर या कोई बार चल रहा है, तो कुछ हद तक इन सम एक्सटेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ओके, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप इधर से उधर नहीं जा सकते, एक ही जगह रहना पड़ेगा आपको। या राइट टू असेंबली, आप ग्रुप बना के नहीं घूम सकते या ग्रुप में, क्योंकि वो अगेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। तो ये इसी वजह से इसको डेरोगेबल राइट बोलते हैं, जहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो नॉन डेरोगेबल राइट, जैसे एब्सोल्यूट राइट। ओके, तो अगर ये टर्म नजर आए क्वेश्चन पेपर के अंदर तो उसको देख के डरना नहीं है, मतलब ये एब्सोल्यूट राइट की तरह होता है। क्लियर है? तो नेगेटिव, पॉजिटिव, डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल, एब्सोल्यूट राइट, क्वालिफाइड राइट, ये सब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज बोरो फ्रॉम दी डीपीएसपी। अरे डीपीएसपी से कहाँ से बोरो किया गया उसको, फंडामेंटल ड्यूटीज को? विच कॉन्स्टिट्यूशन? रशिया। हाँ ये सर रसिया से। रसिया रसिया। ओके, तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी 51 ये आपका है ना सर? क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 51 का ये भाग का है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज। ये डीपीएसपी नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये अलग है, वो डीपीएसपी अलग होता है। ठीक है, ये आपका हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 51A में होगा, पार्ट 4A। ओके, तो जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, ये होती हैं बेसिकली ड्यूटीज़ टू द सिटीजन। यहाँ सिटीजन की जिम्मेदारी है टुवार्ड्स स्टेट। ओके, तो ये सिटीजन की जिम्मे, जैसे कि सिटीजन्स को अधिकार मिलते हैं, फंडामेंटल राइट मिलते हैं, उसी प्रकार से उनकी कोई जिम्मेदारी भी होती है, उन जिम्मेदारी को भी निभाना होता है। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? जो 11। 10 ड्यूटीज़ थी, दैट इज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट 1976। फिर 11वीं ऐड की गई थ्रू दी 86th अमेंडमेंट 2002। 11वीं कौन सी है? राइट टू नहीं, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं 11 के अंदर, क्या है इसमें बताइए?
कोई बताएगा? एजुकेशन देना है सर। हाँ, इसमें बेसिकली एजुकेशन को लेकर के है कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनको शिक्षा, एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए अपने बच्चों को। ठीक है, इसके अंदर साथ ही सरकार के द्वारा भी जो है 86th अमेंडमेंट के अंदर ऐड करके शिक्षा को फ्री एंड कंपलसरी किया गया 6 से 14 ईयर्स के लिए। और जो एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसी के दौरान। तो ये है, ये शिक्षा को लेकर के है। बाकी जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी वो स्टेटमेंट दे देते हैं 4, तो पता होना चाहिए बेसिकली कौन कौन सी होती है। पहला है टू अबाइड बाय एंड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान की रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग, हमारा देश का जो झंडा है उसको, और नेशनल एंथम। ओके, जैसे ही नेशनल एंथम बजता है तो रिस्पेक्टफुली खड़े होना चाहिए एट अ पब्लिक इवेंट, कोई भी पब्लिक इवेंट है, और जो मतलब नेशनल फ्लैग के प्रति जो एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है वो शो करने चाहिए। जैसे कि कहीं गिर गया है नेशनल फ्लैग तो आप उठा लीजिए उसको, ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा है तो आप छोड़ दो उसको, और ये आपकी जिम्मेदारी है काइंड ऑफ, दिस इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि इस चीज़ को इंश्योर करना है आपको कि संविधान हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसका रिस्पेक्ट करना है। दूसरा है टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज, आइडल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। इसका मतलब हुआ कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जितने भी आइडल्स थे, जितने भी नेता थे, मतलब जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, ओके, उनके जो भी विचार थे, उनकी जो भी आइडियोलॉजी थी, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन वायलेंस, तो हम उसको प्रमोट करते हैं, ऑनेस्टी उसको प्रमोट करते हैं, या अलग अलग नेताओं के जो भी विचार थे उसको हम स्लोगन के माध्यम से कभी कभी उनको जो है उसके ऊपर बात भी करते हैं। तो जो वैल्यूज़ थी ओवरऑल अगर बात करें तो वैल्यूज़ को प्रमोट करना, चेरिश करना, ये है ऑप्शन सेकंड वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। तीसरा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ओके, इसका मतलब हुआ आसान भाषा में कि किसी प्रकार से भी देश के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा मूवमेंट चल रहा हो जो कि देश को विभाजित करने की गतिविधि में हो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ठीक है, या ऐसी इस प्रकार की पॉलिसी को हमको सपोर्ट करना चाहिए जो देश को यूनाइट करे, और इस प्रकार के मूवमेंट को हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, या उसके अगेंस्ट में होना चाहिए जो कि हमारे देश को विभाजित करने के विचार रखते हो। तो ये है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, टू डिफेंड द कंट्री, व्हेन रिक्वायर्ड एंड रेंडर द नेशनल सर्विस। इसका मतलब है कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं ज्वाइन करते हैं आर्म फोर्सेस को, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है कि आप देश के नागरिक हैं तो वैसे भी आप डिफेंड कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा फोर्सेस में। और भी कई तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं नेचुरल डिजास्टर आता है तो आप मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं लोगों की वहाँ पर, जिस किसी भी रूप में, चाहे फाइनेंशियली, चाहे आपके पास टाइम है तो जा करके आप मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, या नेशनल इमरजेंसी है किसी प्रकार की भी, तो उस ऐसे केसेस में सपोर्ट करना, हेल्प करना, डिफेंड करना कंट्री को, जब भी ज़रूरत पड़े तो अपनी सर्विस को देना। नेक्स्ट है टू प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड एंड एस्टेब्लिश डिग्निटी ऑफ वीमेन। ओके, मतलब सबको बराबर ट्रीट करना, किस हर एक इंडिविजुअल्स को, भले ही उसका रिलीजन और कुछ हो, जेंडर या कास्ट या कुछ हो, तो उसको मतलब ये है कि पूर्ण रूप से आपको बराबर सबको ट्रीट करना है। साथ ही साथ इस प्रकार के इनिशिएटिव जो कि बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की, उनको हमको प्रमोट करना होता है, उनको सपोर्ट करना होता है या करना चाहिए। सो दिस इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट, हमारे देश का जो कंपोजिट कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको हम प्रिजर्व करें। ओके, जब भी मौका मिले तो इस प्रकार के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं हमारे देश के,
हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रिजर्व करना। तो ये दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, पेड़ लगाना। नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ के अलावा भी और भी काम होते हैं, जैसे प्लास्टिक कम यूज़ करना, ठीक है, लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना एनवायरनमेंट को लेकर के, किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये जो भावना है डेवलप करना। इसका मतलब होता है कि बच्चों के अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, ओके, कैसे साइंटिफिक एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, इस पे जोर देना चाहिए लोगों को। ओके, जैसे डिबेट है, नए आइडिया है, उसको हम प्रमोट करें, नॉलेज को प्रमोट करें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, नेक्स्ट है टू स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस in all spheres of individuals and as a collective society, collective activity. ओके, इसका मतलब हुआ कि एक तो आप खुद अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट करो। अपने प्रोफेशन में आप जो भी काम करते हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे प्रोफेसर्स हो, हमेशा आप अपने काम को लेकर के जो है उसको नॉलेज को बढ़ाते जाना है, स्किल्स को बढ़ाते जाना है। साथ ही साथ समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है, जैसे वॉलंटियर वर्क होता है, वॉलंटियर सर्विसेज होती है। तो कलेक्टिव एक्शन का मतलब यहाँ पर है कि लोग भागीदारी बढ़ाएं अपनी कलेक्टिव एक्शन के लिए, वॉलंटियर वर्क के लिए, हेल्प करने के लिए दूसरों की, और अपना नॉलेज को, अपने स्किल्स को बढ़ाते जाना है। वो भी महत्वपूर्ण है अपने प्रोफेशन के लिए। ओके, तभी आप जो है देश में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इंश्योर कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये सभी की सभी ड्यूटीज़ थी हम लोग जो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आता है जो महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। सेवेंटी थर्ड 1992 में आया था। 1992, ये दोनों के दोनों इंट्रोड्यूस किए गए। इसका पर्पस, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, बहुत बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 1992 में इसको लाया गया, इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या था? ये जो अमेंडमेंट हुए 1972 में, what is the purpose to introduce these amendments in our constitution? बोलिए, anybody? देखो, पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज सिस्टम क्या है? वो इसका पर्पस था कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको बढ़ावा देना। समझ में आ रहा है? जो पावर सेंट्रलाइज जैसे कि होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो पावर को कैसे हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं ताकि लोकल लेवल पे भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो। उनके जो अपने लोकल अफेयर्स हैं उसमें वो खुद इंटरवीन कर पाएँ, उसके बारे में खुद विचार कर पाएँ, खुद फाइनेंस को, पैसे को कैसे यूज़ करना है वो अपने हिसाब से करें, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि लोकल लेवल पे क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए और डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे सुनिश्चित करने के लिए ये अमेंडमेंट्स लाए गए थे 1992 के अंदर। ओके, ताकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या उनके जो इनिशिएटिव हैं, ओके, तो ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी के माध्यम से जो लीडर बनेंगे वो अपनी समस्याओं की, अपने प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से एड्रेस करेंगे। उनके पास अधिकार होगा, पावर होगा, अथॉरिटी होगी, एंड दे आल्सो हैव द फंड, सो दे कैन बेटर यूटिलाइज द फंड टू एड्रेस देयर वन प्रॉब्लम्स। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुए। तो जो 73rd अमेंडमेंट है दैट टॉक अबाउट
दैट इज़ फॉर स्पेशली फॉर द रूरल एरिया। ओके, तो जो PRI का कंसेप्ट लाया गया, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का, ये इंट्रोड्यूस किया गया अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्लियर? और दूसरा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये था आपका शहरी क्षेत्रों के लिए, अर्बन एरिया के लिए। म्यूनिसिपैलिटी। हाँ, म्यूनिसिपैलिटी को इस्टेब्लिश करना अर्बन एरिया के अंदर, ताकि वो जो लोकल अफेयर हैं, ओके, उनको उन पर इंटरवीन कर पाएँ, या जो बेसिक सर्विसेज होती है उनके माध्यम से मिल पाए। तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि इसमें कितना % रिजर्वेशन होता है महिलाओं के लिए। रिजर्वेशन सीट्स इन द रूरल, लाइक जब भी इलेक्शंस होते हैं अर्बन एरिया में हो चाहे लोकल एरिया में हो, जैसे प्रधान के इलेक्शन हो रहे या अर्बन एरिया के अंदर म्यूनसिपैलिटी में, तो कितना % रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए? 33%। हाँ, 1/3 जो है जो सीट्स रिजर्व होती हैं फॉर द वीमेन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की जनरेशन, इसका मतलब है कि ह्यूमन राइट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं या उसको कैटेगराइज कर सकते हैं इन डिफरेंट जनरेशन। जो आइडिया था ये जनरेट किया गया था, दिया गया था किसके द्वारा? कैरल वेसक के द्वारा, कि जो जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उसको हम अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं या टाइप बना सकते हैं, या बता सकते हैं किस तरीके से राइट जो है इवॉल्व हुए, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो पहली जो कैटेगरी है, या जो स्टार्टिंग फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स से, ये होते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। दूसरी सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स में आते हैं इकोनॉमिक, सोशल कल्चरल। प्लस कल्चरल राइट्स। और तीसरी जो जनरेशन है ह्यूमन राइट्स की, उसमें आते हैं सॉलिडारिटी राइट्स, कलेक्टिव राइट बोलते हैं उसको। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल पहला है फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जैसे राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सब सिविल पॉलिटिकल राइट होते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन राइट, किसी के अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ये हमारे पॉलिटिकल सिविल राइट में आते हैं सभी के सभी। तो एक तो ये राइट हो गया। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा गया है यूएन डिक्लेरेशन के अंदर, फ्रॉम आर्टिकल 3 to 21, और इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966, इसके अंदर भी फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा की गई है। इसी प्रकार से सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन राइट, हेल्थ केयर का अधिकार, सोशल सिक्योरिटी का अधिकार, राइट टू वर्क, आपको सरकार काम देगी, ये आपके पास अधिकार है, ये हमारे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट में आते हैं। ओके, इसको हम पॉजिटिव राइट ही बोलते हैं। पॉजिटिव राइट क्यों बोलते हैं, अभी डिस्कस किया तो हम लोग, क्या था पॉजिटिव राइट्स?
कि जिसको लोग क्लेम कर पाए, जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे, शिक्षा है, हेल्थ केयर है, बाकी चीज़ें हैं, तो इसको हम पॉजिटिव राइट बोलते हैं। क्लियर? तो यूएन डिक्लेरेशन के अंदर आर्टिकल 22 से लेके 27 तक मेंशन किए गए हैं सेकंड जनरेशन राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966, उसके अंदर भी सेकंड जनरेशन की बात की गई है। उसके बाद अच्छा इसी में आता है आपका सोशल वर्क। हमारा जो फोकस होता है दैट वी आर डीलिंग विद द राइट टू इंश्योर द राइट ऑफ पीपल स्पेशली इन द इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट। ओके, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सोशल वर्क किस में लाइक करता है, कौन सी जनरेशन के अंदर, तो सेकंड वाले में। तीसरा है सॉलिडारिटी राइट, जो कि हम बात करते हैं कलेक्टिव राइट की, मतलब सोशल ग्रुप के लिए, सोसाइटी के लिए एज ए कलेक्टिवली, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। ओके, जैसे राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, राइट टू पीस, शांति सभी के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सभी के लिए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि लोग डिसाइड कर सकते हैं अपने देश को लेकर के, मतलब जैसे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है बताइए, हम लोग पहले डिस्कस किए थे। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ये ठीक है, सेल्फ वो सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, बट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल के लिए नहीं है ना, वो एक कलेक्टिव राइट है। एनीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? इंडिविजुअल से ही ग्रुप बनते हैं। खुद की गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब होता है कलेक्टिवली लोग अपनी खुद की सरकार, अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हैं। ओके, वो यहाँ पर कलेक्टिव राइट है, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 103 के बारे में बताइए, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया व्हाट इज द 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? सर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में। ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात करता है 103 से, जो अभी लेटेस्ट आया था 2023 में। ये 2000 कब का है? 2019 का है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में बात करता है सर। ये बात करता है कि 10% 10% रिजर्वेशन रिजर्व फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओके, उनके लिए है। सरकार मतलब जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर रिजर्वेशंस एडमिशन के टाइम पे या गवर्नमेंट जॉब के अंदर। ओके, ये आपका 103 है, ये ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो ये ईडब्ल्यूएस है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो अलग है, उसमें से नहीं है, ये अलग है। 10% रिजर्वेशन दैट इज अलग फॉर द ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी। तो जो अपर कास्ट सेक्शन है उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर है, तो उनके लिए टर्म्स एंड रिजर्वेशंस की बात की गई है थ्रू दी 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट है 104। 104 क्या है? ये कब आया? बताइए। सर ये 2020 में आया था। जो एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन रहता है उसको एक्सटेंड किया गया था लोकसभा एंड स्टेट असेंबली के लिए। ओके, और क्या प्रोविजन थे इसके अंदर?
एंड वो एंग्लो इंडियन का उन्होंने रिमूव कर दिया था उसके प्रोविजंस। बिल्कुल, जो SC ST के लिए रिजर्वेशंस है उसको कंटिन्यू करने के लिए इन दी लोकसभा स्टेट असेंबली फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। दूसरा प्रोविजन था इसके अंदर, अच्छा ये अमेंडमेंट जो होते हैं अंडर आर्टिकल 334। दूसरा है एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन किया जाता था लोकसभा और स्टेट के अंदर, उसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है कि 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबली के अंदर। तो ये प्रोविज़न था पहले, तो अभी इसको हटा दिया गया है। क्लियर? सर ये एंग्लो इंडियन पूरा क्या लिखा है? यहाँ पर नॉमिनेशन नॉमिनेट किया जाता था, जैसे कि अपना प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट है उसको नॉमिनेट करते हैं, या राज्य में जो गवर्नर हैं वो नॉमिनेट करते हैं। स्पेशली उनका ये फोकस था कि जो कम्युनिटी यहाँ पर हैं, जो एंग्लो इंडियंस हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, तो शायद वो इलेक्शन जीतेंगे नहीं क्योंकि संख्या बहुत कम है, लोग वोट नहीं देंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि उनको हम नॉमिनेट कर दें ताकि उनकी आवाज़, उनकी वॉइस, उनके जो अधिकार हैं उनके लिए वो लोग अपनी बात रख पाएँ लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबली के अंदर, इसलिए उनको नॉमिनेट किया जाता था। तो वो जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन है उसको हटा दिया गया है। क्लियर?